Good evening, everyone. My name is Mohammad Aslam. So today we are going to discuss about general organic chemistry. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC. अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ स्टार्ट होगी जो हमने अभी तक आइसोमेरिज्म या फिर नॉमेनक्लेचर किया है वो ऑर्गेनिक का बेसिक अलग पार्ट था. बट ये जो आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ से आपके पास पूरा मैकेनिज्म की बातें होंगी, यानी कि कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे. ओके, ये आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक के कोई भी रिएक्शंस होंगे तो उनमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो जैसे हम रिएक्शंस में हम कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स मेजर है या माइनर, हम कैसे डिसाइड करेंगे तो हम उसके इंटरमीडिएट से डिसाइड करते हैं. तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं आपके पास, जैसे कि कार्बोएक्टाइन, कार्बोएनाइन या फिर रेडिकल कार्बीन्स या नाइट्रीन, इन सारे फिर जो कार्बोकेटाइंस या फिर आपके पास कार्बोनाइन जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी से हम पता करते हैं कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा. तो स्टेबिलिटी से कहाँ से पता करेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए हमें इफेक्ट जानना होता है कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट राइजेस हो रही हैं उन इफेक्ट्स की हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो चलिए डिस्कस करते हैं. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. सेकेंड हम लोग बात करेंगे इसमें एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ. और लास्ट हम लोग बात करेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में. जैसे कि हमने आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म थोड़ा सा किया था और मैंने कहा था कि इसका जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो उन मैकेनिज्म को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हम इफेक्ट की बात कर ले होंगे, जब हम समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, इनके इफेक्ट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि टोटोमेरिज्म क्या होता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है फर्दर. वन इज योर परमानेंट इफेक्ट, permanent effect. One is your temporary effect. सो अगर परमानेंट इफेक्ट की बात करें तो परमानेंट इफेक्ट में हम तीन तरह का इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. वन इज योर इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज योर रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, एंड थर्ड इज योर हाइपर कंजुगेशन. इन तीन इफेक्ट्स का हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. परमानेंट इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. इन तीनों इफेक्ट से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपके पास इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल्स या फिर कार्बीन या फिर नाइट्रीन, जितने भी फिर आपके पास इंटरमीडिएट्स हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है. उनके स्टेबल के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा स्टेबल होगा. और डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपके पास पूछा जाता है आपके पास जेईई में से एडवांस में कि कार्बोकेटाइंस के कुछ इंटरमीडिएट्स देंगे या फिर कार्बोनाइन के या फिर रेडिकल्स से, और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. इसके बाद हम बात करेंगे एसिड और बेस स्ट्रेंथ की, इन्हीं के इफेक्ट के बेसिस पे कि किसका एसिड स्ट्रेंथ, किस सारे मॉलिक्यूल्स, 3 या 4 मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे और आपको कहेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ का या बेस स्ट्रेंथ का. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इन सभी के लिए आपको सबसे पहले इन इफेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन. अगर हम टेम्पररी इफेक्ट की बात करें तो टेम्पररी इफेक्ट एज सच हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं इसमें, बट ये दो तरह का होता है. वन इज योर इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, एंड सेकेंड इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस. अब हम बात करते हैं वन बाय वन सभी इफेक्ट्स के बारे में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट.
अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। अगर हम बात करें कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में, लेट सपोज कोई भी स्पेसीज है इस तरीके से और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है। अगर हम यहाँ की बात करें तो कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, बट यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड पेयर है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास फ्लोरीन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा आपके पास फ्लोरीन की तरफ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है कि इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या करेगा, अपना जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज से वहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, बट दैट विल बी डेल्टा नेगेटिव। वाई इट इज डेल्टा नेगेटिव? डेल्टा नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है। मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि फ्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये F- बन गया। इन दिस केस एक इलेक्ट्रॉन को हम कंप्लीटली क्या करते हैं, इस फ्लोरीन में ऐड करते हैं। मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था इसका आउटर मोस्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। बट हियर ओनली द पार्शियल शिफ्टिंग इज टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव मीन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड फॉर दैट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप हियर इन द कार्बन एटम। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, तो जैसी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो ये यहाँ से तो खींच नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये इधर खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा। तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जिसे हम लोग डबल डेल्टा प्लस या फिर डेल्टा डबल प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पे आपको मिल सकता है कि डबल डेल्टा प्लस या फिर डेल्टा प्लस प्लस। चलो हम ऐसा कर लेते, ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर थर्ड में क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, ये फिर आगे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा ट्रिपल प्लस और फिर डेल्टा 4 प्लस। इस तरीके से अगर हम इनकी बात करें मैग्नीट्यूड का, कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मीन्स किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, यहाँ की बात करें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका नियर बाई होगा। मीन्स यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा खींचेगा, यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा। इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ इफेक्ट डिक्रीज हुआ, तो इंडक्टिव इफेक्ट को इस तरह से भी कहा जाता है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। एज द डिस्टेंस इंक्रीज दिस इफेक्ट इज डिक्रीज। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव जो होगा that will be greater than mod of delta positive, that will be greater than delta double positive, delta triple positive and delta 4 positive। एक और कंडीशन हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो डेल्टा नेगेटिव जो नेट चार्ज है, अगर हम पहले मॉलिक्यूल्स की बात करें, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का अगर कॉन्सेप्ट हमने नहीं लगाया था, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करके पार्शियल पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ था, बिफोर दैट हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि मॉलिक्यूल्स पूरा न्यूट्रल था। तो मॉलिक्यूल्स पूरा न्यूट्रल, तो जितना डेल्टा नेगेटिव चार्ज आपका लेफ्ट हैंड साइड में डेवलप हुआ है उतना ही क्या होगा राइट हैंड साइड में, सॉरी जितना राइट हैंड में हुआ उतना ही लेफ्ट हैंड में। तो नेगेटिव दैट विल बी इक्वल टू जितने भी आपके पास यहाँ पे डेल्टा डेवलप हो रहे हैं, सम ऑफ दैट 3 + 4 दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो ये जितने भी चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ ये इनके सम के इक्वल हो जाएगा। और ये मैक्सिमम आपके पास 3 या 4 कार्बन या ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 कार्बन तक कंसिडर करेंगे। इसके बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो देखने को आपको नहीं मिलता है। सो दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके से होता है, एक जो हमने अभी लिखा है, जब फ्लोरीन अटैच था इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ कर रहा था। एक और केस पॉसिबल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट केस जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो हम इसे कहते हैं -I इफेक्ट, -I इफेक्ट। ये आपके पास कौन सा था, -I इफेक्ट। एक और पॉसिबिलिटीज है +I इफेक्ट। -I इफेक्ट तब डिफाइन करते हैं जब आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होता है, मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो विड्रॉ करता है वहां से।
प्लस आई तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किस तरीके से, चलिए हम बात करते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई भी ऐसा स्पेसीज है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पे पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो आपके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से विड्रॉ करेगा? बस इन दिस केस दिस विल नॉट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है पहले से, इस वजह से ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करेगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आपके पास कहीं भी स्टेबल नहीं होता, और नेगेटिव चार्ज यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा इसमें क्या आएगा? पार्शियल आपके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव तो पहले से ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा, पार्शियल नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच हो गया फिर से ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे। जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा वो क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच जो आपके पास स्पेसीज है या फिर एटम्स है जो अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके वो स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि रियल लाइफ में हर कोई आपका क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डेल्टा डबल नेगेटिव, फिर डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव और डेल्टा 4 नेगेटिव। एग्जैक्टली जो केस हमने यहाँ लिखा था यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम होगा, बट यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट। सो दैट इज द कंडीशन। तो दो तरीके से हो सकता है, यानी कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज योर माइनस आई इफेक्ट एंड वन इज योर प्लस आई इफेक्ट। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो पहला कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक में हम लिखेंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इट इज transfer through the sigma bond, means inductive effect is transfer through the sigma bond not through the pi bond। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम ये कह सकते हैं कि ये जो इफेक्ट्स होता है ये आपका कॉन्टिन्यूसली होता है। दिस इफेक्ट इज राइजेज इन द मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली, मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में होगा तो कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं होगा कि गैप पे होगा कि यहाँ पे हो रहा है फिर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा है फिर यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे इफेक्ट्स भी हम देखेंगे बाद में, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट की जब बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वो अल्टरनेट पे होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली इफेक्ट शो करता है। तो सेकंड पॉइंट आपके पास कॉन्टिन्यूसली इफेक्ट ये शो करते हैं। थर्ड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि एज द डिस्टेंस इंक्रीज दिस इफेक्ट इज डिक्रीज, सो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ओके, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप चाहे तो लिख लेना कि एज द डिस्टेंस इंक्रीज दिस इफेक्ट इज डिक्रीज, सो दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम माइनस आई इफेक्ट के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में।